हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न हमारे पास है कि जीवन के सामान्य कारोबार वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। मनुष्य का सामाजिक कार्य, मनुष्य का धार्मिक कार्य, मनुष्य का आर्थिक कार्य या फिर मनुष्य के मनोरंजन का कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनुष्य का आर्थिक कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि निम्न में से किसके अध्ययन का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है। उत्पादन, उपभोग, वितरण या फिर सरकार का गठन। तो देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन भी पढ़ते हैं हम, उपभोग भी पढ़ते हैं, वितरण भी पढ़ते हैं, लेकिन सरकार का गठन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरकार का गठन होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ, रेगनर फ्रेश, माल्थस या फिर गोटफ्राइड एकेनवाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोटफ्राइड एकेनवाल। सांख्यिकी का ये जनक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे हम कि बहुवचन में शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। बहुवचन शब्द सांख्यिकी से क्या तात्पर्य है। संख्यात्मक मान, आंकड़ा, सांख्यिकीय तथ्य या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग होता है। केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा इसमें। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संरचित या परिमित उत्तर प्रश्नों में उत्तर के विकल्पों की संख्या हो सकती है 1, 0, केवल 2, 2 या 2 से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 2 होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 कि किस प्रकार के आंकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यता की जवाबदेही अन्वेषक पर होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, प्रकाशित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्राथमिक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि आंकड़ा संग्रह के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। आंकड़ा संग्रह करने के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाला व्यक्ति डैश कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है। उत्पादक कहलाता है, निवेशक कहलाता है या फिर अन्वेषक कहलाता है, प्रेक्षक कहलाता है या फिर उपभोक्ता कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि अन्वेषक या प्रेक्षक कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि इनमें से किस विधि में प्रगणक का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। ईमेल सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण, व्यक्तिगत साक्षात्कार या फिर डाक सर्वेक्षण। तो इनमें से सही इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न हमारे पास है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम कब जनगणना कार्य हुआ था। 1947 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1948 ईस्वी या फिर 1971 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1951 होगा। 1951 होगा। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो क्या है देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि वर्गीकरण आंकड़ों को डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। स्तंभों में, पंक्तियों में, खास आधार पर समूह या वर्गों में, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि विभिन्न स्तंभों या पंक्तियों में। अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो क्या है देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है। एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर है
उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत के, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के योग के, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के गुणनफल के, या फिर उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर के। तो इनमें से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के औसत की। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो है वह है कि बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों को डैश चर में वर्गीकृत किया जाता है, गुणात्मक, मात्रात्मक, स्थानीय या फिर विविक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मात्रात्मक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन चर संतत चर का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन चर सतत होना चाहिए, यहाँ सतत चर का एक उदाहरण है, यानी कि क्षेत्रफल है, या फिर बच्चों की संख्या, पासे पर आने वाली संख्या, या फिर विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि मिलान चिन्हों की गणना कितने समूह में की जाती है। मिलान चिन्हों की गणना कितने समूहों में की जाती है, 1, 2, 3 या फिर 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बिहार के एक शहर में 8 सितंबर 2005 को पेट्रोल तथा डीजल के कीमतों में की वृद्धि के विरोध में आयोजित एक बंद के दौरान 5 पेट्रोल पंप खुले तथा 7 बंद पाए गए और 2 विद्यालय बंद तथा 9 विद्यालय खुले पाए गए। यह उदाहरण आंकड़ों के किस प्रकार के प्रस्तुतिकरण को प्रदर्शित कर रहा है। मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीकरण या फिर आरेखीय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पाठ विषयक होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसे शेयर भी करें। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या है हमारे पास कि कक्षा 11th की अध्यापिका आंकड़ों को पंक्तियों, क्षैतिज तथा स्तंभों यानी कि ऊर्ध्वाधर है ना रूप में कक्षा में दिखाती है। वह आंकड़ा को किस प्रकार प्रस्तुत कर रही है। मात्रात्मक, पाठ विषयक, सारणीकरण या फिर आरेखीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सारणीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है देखेंगे हम कि सुमित पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को सारणीबद्ध करता है। सुमित के द्वारा किया गया विद्यार्थियों का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है। स्थानिक, कालिक या फिर मात्रात्मक या फिर गुणात्मक क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालिक होगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। बारंबारता आरेख, दंड आरेख, बारंबारता बहुभुज या फिर तोरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, डी होगा, यानी कि तोरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे पास है कि तोरण और किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि तोरण को जो है और किस नाम से जाना जाता है। संचयी, बारंबारता वक्र, दंड आरेख या फिर वृत्त आरेख या फिर अंक गणितीय आरेख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि संचयी बारंबारता वक्र के नाम से तोरण को जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब प्रारंभ हुई थी। 1951,
1921, 1947 या फिर 1821। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1951। ये अभी ऊपर में भी आप पढ़े थे, ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, किसने किया था? फिंडले सिराज ने, BKR राव ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर विलियम डिग्बी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न जो हमारे पास है कि रेलवे ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया? लोग अब लंबी यात्राएं कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है कि कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। तीसरा है हमारे पास जान माल की हानि हुई, या फिर डी नंबर ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास जो है वो है कि औपनिवेशिक काल में भारत के औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के क्या उद्देश्य थे? भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाना, भारत को एक विशाल बाजार बनाना, भारतीय उद्योगों का विकास करना, और डी नंबर ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों यही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास क्या है कि किसी वस्तु का कीमत निर्धारण बाजार में किसके द्वारा होता है? केवल मांग द्वारा, केवल पूर्ति द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, उत्पादन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1935 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1938 ईस्वी में, ठीक है। 1938 ईस्वी में इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास कि पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो नाम से ही पता चल रहा है ये 5 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 29 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है कि किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी कार्य क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है? समाजवादी, साम्यवादी, सार्वजनिक या फिर पूंजीवादी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सार्वजनिक होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1945 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या फिर 1951 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1948 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर पटना। तो इसका जो सही आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है कि आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक डैश है? आर्थिक समृद्धि का प्रामाणिक सूचक डैश है? सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसी को हम लोग बोलते हैं GDP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखेंगे आप। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब की गई?
1990 ईस्वी, 1995 में, 1955 में या फिर 2000 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1995 ईस्वी में होगा। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में, 1995 में, 1996 या फिर 2004। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स भी बोला जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर डैश लगाया जाता है, व्यक्ति की आय पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा पर, वस्तु के आयात पर या फिर वस्तु के निर्यात पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्ति के आय पर प्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विनिवेश का उद्देश्य क्या है? विनिवेश का उद्देश्य क्या है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, विनिवेश का उद्देश्य जो होगा, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया सी होगा, ठीक है। यानी कि सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, सॉरी इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास जो है वो है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है या फिर आपका फिनांस मिनिस्टर होता है या फिर होम मिनिस्टर होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या फिर 1997 ईस्वी में या फिर 1947 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1907 ईस्वी में टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39 कि टाटा स्टील कितने देशों में कार्यरत है? 26, 16, 30 या फिर 31। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30। टाटा स्टील कंपनी जो है वो कितने देशों में कार्यरत है? वो 30 देशों में, ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 कि विश्व बैंक को किस नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जाना जाता है? IMF, IBRD या फिर WTO या फिर ब्रिक्स, BRICS। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि IBRD के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस हम आपकी सहायता में हमेशा लगे रहेंगे। धन्यवाद।